पाकिस्तान मिलिट्री का जो माइंडसेट है क्या है? उनको मालूम है कि वो कभी इंडिया को जीत नहीं सकते। पीओके को कैप्चर कर लेंगे। जिसकी जान ज्यादा खतरे में रहती है वो सारी चीजें हथकंडे अपनाता है कि सब कुछ ठीक रहे। वन रूल यू लिव बाय। पहले उसको मार दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। अगर आप इंडिया के पीएम होते, एक डिसीजन आर्मी को लेकर क्या लेकर आते? अग्निवीर बंद कर देता हूँ। अग्निवीर। और अगर फौज आपको वापस बुलाए अभी, इंडियन आर्मी में रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है ऑफिसर्स को, आर्मी की लाइफ ना बहुत ग्लैमरस है। सीरियसली यू लव वेपन्स। पहला कौन सा हथियार था, वेपन था जिस पे आपने ट्रेनिंग की थी? AK-47 की, मिलिटेंट्स की, AK-56 की। मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ, मेरे को हथियार इतने पसंद है कि वहाँ पर हथियारों की कोई कमी नहीं है। आई लव वेपन्स। यानी इट इज अ सेइंग इन द आर्मी, योर वेपन इज योर वाइफ। कर्नल शिवेंद्र, कोई ऐसा ऑपरेशन, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपने अभी तक कहीं नहीं किया है? हम लोग एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में जंप कर रहे थे। फिर उसके बाद जब मैं ऐसे प्रोविजन में गया तो वहां पर तो आपको तो यूनिट से निकाल ही देंगे। जो आपकी इज्जत पे, जो आपके नाम पे कलंक लगेगा ना, तो आज के हमारे गेस्ट हैं आप सबके फेवरेट कर्नल शिवेंद्र कंवर। इस पॉडकास्ट में हमने ऑपरेशन सिंदूर, आर्मी लाइफ, रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी और मॉडर्न वेपन्स, जो कि इनका फेवरेट टॉपिक है, उस पर खुलकर बात की है। आज का पॉडकास्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। बट उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड जो भी कर्नल शिवेंद्र के फैंस हैं प्लीज कमेंट जरूर करिएगा, जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पॉडकास्ट। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। कैसे हैं आप? बिल्कुल पैसे पहने की तरह फिट, खुश, और ज्यादा खुश फौज से, फौज छोड़ने के बाद से। आई एम हैप्पी। आई लाइक दिस। ऐसे मत कहिए आप। ऐसे मत कहिए। आई लाइक दिस लाइफ मोर। यानी कि मेरे को नॉट रिटायर्ड बट ऑफ अ वर्किंग मैन। यानी कि मुझे फौज में फिर भी ऑर्डर्स लेने पड़ते थे, यहाँ पर मैं अपनी मर्जी का मालिक हूँ। एंड आई रियली लाइक व्हाट आई एम डूइंग वेयर एवर आई एम। और वैसे भी शुरू से आई वॉज नेवर, यानी फौज में भी था जब तक मैं ऑपरेशंस में था, आई वॉज द हैप्पीएस्ट मैन। जब थोड़ा पीस स्टेशन में आना पड़ता था, थोड़ा सा मुश्किल होती थी, बट नाउ दोज डेज आर ओवर। एंड अभी वॉट एवर आई एम डूइंग, जो भी मैं कर रहा हूँ, आई एम रियली हैप्पी एंड आई रियली लाइक डूइंग। आई एम क्लोज टू माउंटेन्स नाउ, सो दैट तो वो तो पहाड़ तो आपको पहले भी पसंद थे। हाँ, तो अब तो, और यानी कि आई एम लिविंग माय लाइफ। मैं वही देख रही थी कि आप जैसे ऑब्वियसली आर्मी में आप पहाड़ों में ही रहे, आप फिर बीच में ये गुड़गांव वाला ये इसमें चले गए, फिर वापस अभी देहरादून फिर से पहाड़ों में आ गए। मतलब क्या लगाव क्या है आपका पहाड़ों से ऐसा? मैं तो जब मैं बचपन में भी था जी तो जी, मेरे को हमेशा पहाड़ बहुत अच्छे लगते थे। आई यूज्ड टू लव माउंटेन्स। और अपार्ट फ्रॉम किलिंग, जो फौज ज्वाइन करने का रीजन था, वो सेकंड वॉज कि फौज आपको ऐसे पहाड़ घुमाएगी कि वर्ल्ड में वो आप, जी जी, यानी आपको कोई और, इवन आप टूरिस्ट के रूप में भी जाना चाहोगे और पैसे देकर भी जाओगे तो भी तो आप उधर पहुंच नहीं पाओगे जहां फौज आपको पहुंचा देगी, है ना। सो इट वाज वन ऑफ द थिंग्स। सो यहाँ पर अभी इट इज गुड। मैं फर्दर थोड़ा और ऊपर जाना चाहता हूँ, लेकिन आई एम वर्किंग आउट ऑन दोज काइंड ऑफ थिंग्स की। बट मेरे को माउंटेन्स अच्छे लगते हैं। आई रियली लव माउंटेन्स, सो आई लाइक बीइंग क्लोज टू देम। आई लाइक रनिंग ओवर हियर। आई लाइक एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस। इट इज नॉट दैट कि गुड़गांव मुझे अच्छा नहीं लगता है। आई हैड बेस्ट ऑफ टाइम्स इन गुड़गांव। काम और जो भी बिजनेस और जो भी मेरा फाइनेंशियल चीजें हैं, वो सब गुड़गांव में से बेस्ड है। मेरे को उधर जाना ही पड़ता है। बट ओवरऑल आई लाइक बोथ द प्लेसेस। आई एम लाइक वाटर, पानी को आप जहां पर भी जा लो। सो आई बिकम हैप्पी विद माय सराउंडिंग्स। सो आई लाइक। पहाड़ों से याद है, आपने अभी कैलाश यात्रा भी की है? नहीं, मुझे बताया कि आप कैलाश, अंकित ने मुझे, अंकित सोच रहे होंगे कौन है अंकित, इज माय हस्बैंड। तो उन्होंने कहा कि सर कैलाश शायद आपका कुछ चल रहा है या कुछ हुआ है। नहीं, कैलाश में मैं आई हैव नॉट बीन टू कैलाश, बट डेफिनेटली बिकॉज मेरे को लॉर्ड शिव भक्त हूँ, तो
कभी जिंदगी में उन्होंने बुलाया और तो मौका मन मिला। नहीं किया आपका कि मैं जाऊं अभी तक? जैसे आप लोग, हर चीज का एक टाइम और समय होता है ना। मेरा मानना है कि हम जितना मर्जी अपनी लाइफ में हम मेहनत कर सकते हैं, हम प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन जो चीज जिस समय पे होनी है वो उसी टाइम पे होती है, चाहे हम ज्यादा मेहनत कर लें कम कर लें। बिकॉज अगर मैं अपनी लाइफ को भी थ्रू आउट देखूं तो जनरली जो चीज मुझे मुझे मिलता सब कुछ है, बट इट हैज गॉट उसका समय है। सो जब महाकाल बुलाएंगे तब हम पहुंच जाएंगे उधर। अभी अभी इट्स नॉट द टाइम, ही इज नॉट कॉलिंग मी, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू गो ओवर देयर। एंड कैलाश मानसरोवर तो लाइक उनका घर है, सो अगर मौका मिलेगा तो पक्का मैं जाऊंगा उधर। रिटायरमेंट के बाद आप ऑब्वियसली सिविलियंस के बीच में रह रहे हैं, तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि क्या माइंडसेट क्या होता है सिविलियंस का आर्मी वालों को लेके? आर्मी वालों को लेकर सिविलियंस का माइंडसेट ये है एक तो कि ये है कि आप तो लगते नहीं होगे, आप तो हाँ, मैं उनको नाउ बिकॉज ऑफ थोड़ा सा सोशल मीडिया पे हूं तो पीपल नो हु आई एम, बट जनरली द माइंडसेट ऑफ आई थिंक सो आर्मी वाले इसकी, अब क्योंकि लोगों को पॉडकास्ट पे ना लोगों को थोड़ा पता लग चुका है कि आज से अगर आप 5-10 साल पहले की बात करेंगे, when the podcast scene was not on and ज्यादा आर्मी वाले आए नहीं और सोशल मीडिया ने उतना लोगों की लाइफ को अफेक्ट नहीं किया, सो पीपल वर नॉट अवेयर व्हाट आर्मी रियली इज, एंड फॉर दैट मैटर कि आर्मी एयरफोर्स नेवी सारे क्या हैं और कैसे काम, थोड़ा बहुत सबको नॉलेज थी बट इंट्रिकेसीज जो हैं वो नहीं मालूम थी। सो नाउ पीपल रिस्पेक्ट आर्मी मोर, देयर इज एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम्स ऑल्सो, यानी रिस्पेक्ट कभी गई नहीं थी, बट नाउ पीपल नो ऑफ द स्टोरीज की ये चीजें होती हैं, तो दे रिस्पेक्ट इज इवन मोर। एंड जनरली सिविलियंस का ओपिनियन इज वी आर मच मोर डिसिप्लिन्ड एज कंपेयर टू द नॉर्मल लॉट। फिजिकली थोड़ा ज्यादा फिट होंगे नॉर्मल सिविलियन से, बट दैट्स द ओपिनियन आई थिंक सो। सुबह जल्दी उठने के लिए थोड़ा लोगों को मुश्किल होता होगा, बट दे थिंक आर्मी इज को रिलेटेड विद अर्ली मॉर्निंग पीटीज और ड्रिल और उन सबके लिए, सो sometimes people think कि या ये जल्दी उठने वाले हैं, काम basically Discipline. it's more related to discipline. Discipline. कि people are more disciplined, but yeah, आर्मी वाले हैं तो टाइम पे आ जाएंगे, टाइम पे आ जाएंगे, उस टाइम पे चीजें ठीक हो जाएंगी। So generally but थोड़ा strict I might be anti-hero type, people लगेगा टैटू हाँ, आपने मतलब जैसे आज क्योंकि मैं my अभी image is of a more of a anti-hero. मैं अभी आपको So, बताती हूँ, yeah. हम ब्रिगेडियर शिकावत से मैं बता रही थी, तो हमें ये था कि हमें उनके 6 बजे पहुंचना था एंड हम सिर्फ 5 मिनट लेट थे, 6:05 और वो भी हम लोकेशन पे पहुंचे हुए थे, जो लोकेशन थी वहां पे हम गए हुए थे, वो हमारा कहीं और वेट कर रहे थे एंड फोन देखा नहीं एंड ही वाज लाइक कि मतलब टाइम के ऑब्वियसली पंक्चुअल, तो हमने जो मतलब ऑब्वियसली थोड़ा सा हुआ कि हमें वहां जाना चाहिए, तो वो फील हुआ कि हम किसी आर्मी वाले से मिल रहे हैं, ऑब्वियसली ब्रिगेडियर शिकावत। अभी आपके केस में मुझे था कि 2 बजे कर्नल शिवेंद्र आ जाएंगे टाइम से, बिल्कुल मैंने लंच भी नहीं किया था, फिर मुझे हुआ कि 2:05 हो गए, ओके कर्नल शिवेंद्र थोड़े से काम है, यानी you have to let go. यस यानी कि यू कैंट बी यू, अब मैं जनरली टाइम पे पहुंच जाता हूं लेकिन मेरे को कई बार वेट करनी पड़ती है, सो आई टेक इट एज अ नॉर्मल थिंग, बट इट डजंट मीन कि जो मेरी स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग है, आज सुबह तो मैं 10 किलोमीटर भागा हूं, यहाँ पर मैं 100 किलोमीटर भागता हूं, मैं नहीं देखता किसी को भागते हैं। सो जो अच्छी चीजें फौज की थी वो रखी है, वो इनग्रेन्ड है, बाकी टाइम ऊपर नीचे यू नीड टू रिलैक्स अ बिट। ठीक है कि कोई देयर इज नो ऐसा कोई बॉम्ब नहीं फटने वाला है, बट देन जनरली आई स्टिल रिमेन ऑन टाइम, आई एम स्टिल डिसिप्लिन्ड विद थिंग्स which make me a better person। जहां तक वो मेरे हेल्थ फिटनेस काम का सवाल है, मैं उसी हिसाब से हूं, बट बाकी चीजें मैंने आई डोंट गिव मच। सिविलियंस का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या होता है आर्मी वालों को लेकर या मिलिट्री वालों को लेकर? सबसे बड़ा है मैम कि आर्मी की लाइफ ना बहुत ग्लैमरस है, सीरियसली यानी कि यूनिफॉर्म, मेडल्स, दिस थिंग, पार्टीज, देन बड़े घर, लॉट ऑफ हाउस हेल्प एंड वो सब, इट इज ऑल वेरी ग्लैमरस इन वर्ल्ड ऑफ सिविल। आपके बड़े घर के सामने बड़ा लॉन है, आपको वो पैलेशियल जो हाउसेस जो हम अंग्रेजों के टाइम के कहते हैं, पीपल
जनरली सिविलियन डोंट नो कि उसमें फौजी रहता कितना है। इन आर्मी पार्लेंस इट इज की फौजी की वाइफ और जो डॉग है ना वो सबसे ज्यादा एंजॉय करता है। फौजी तो इज लाइक ही इज नॉट, ही इज नोवेयर। as you are a army officer's wife, I don't think so Ankit would have remained with you. यानी कि that is कि बहुत ज्यादा glamorized है कि the kind of sacrifices the army guy makes for his family, for everyone or for this nation, those things are not portrayed well. Secondly, movies and all कि कुछ भी कहीं पर भी कुछ हो सकता है, आप हेलीकॉप्टर से कूदे सीधा मिलिटेंट्स के कैंप में ही घुसे, ऐसा नहीं होता। वो जो 6 महीने उससे पहले उस ऑपरेशन की जो मेहनत, रात दिन के लिए आप डिसिप्लिन, हर रात आप अपनी काली कर रहे हो, वो चीजें लोग दिखाते नहीं। सो दैट इज अ ग्लैमराइज्ड वर्जन। अगर आपको ये वर्दी लाइक लोग पूछते हैं कि सर स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करनी है, यू आर माई रोल मॉडल, मेरे को स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करनी है, तो मैं उनको पहले ही बोल देता हूं कि भाई तू स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करने से पहले अपना एनडीए सीडीएस का एग्जाम क्लियर करो, डू योर एसएसबी क्लियर करो, मेडिकल करके देन यू विल, यानी एकेडमी की ट्रेनिंग लो, उसके बाद स्पेशल फोर्सेस 3rd और 4th यानी 4th 5th फेज में। इट इज नॉट, यू फाइंड इट वेरी ग्लैमरस, बट उस ग्लैमर को पाने के लिए आपको मेहनत और आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे। सो ग्रेटेस्ट मिसकंसेप्शन विच पीपल हैव इन देयर माइंड is of glamorized जो वर्जन होता है ना कि फौज में बहुत मजे हैं और बहुत वो, it's not that, it's a difficult life. आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितृदोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए इस पूरी लाइफ में, आपका क्या पर्पस है और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे। कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए? क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं? इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। और ये कितना, आप इसको कितना एग्री करेंगे, जैसे मूवीज में बागी 2 जैसे उसने टाइगर श्रॉफ ने दिखाया था नहीं, मैं बाकी तो देखी नहीं है, तो या बट जनरली आई नो कि क्या वो दिखाते हैं कि वो अकेला ही सबको एंड वो रॉकेट लॉन्चर भी चला रहा है, वो AK-47 आप चला लोगे सब कुछ, बट इकट्ठे चलाना थोड़ा, या बट टाइगर श्रॉफ इज टाइगर श्रॉफ, वो कर देंगे मेरे को लगता है, बट हमारे से तो थोड़ा। एंड आई थिंक आपने हॉलीडे मूवी तो देखी होगी अक्षय कुमार वाली, डोंट टेल मी कि आपने वो भी नहीं देखी है। नहीं, आई जनरली वॉच इंग्लिश मूवीज, बट मैंने कहीं ना कहीं देखी होगी। हॉलीडे वाली भी थी, उसमें भी आप मेरे को बता दो, मैं उससे जनरली निचोड़ निकाल लूंगा कि लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में। उसमें भी ये था कि एक जैसे फौजी छुट्टी आया हुआ है, तो फौजी जो है वो कभी भी छुट्टी वाले उसमें होता नहीं है, वो हमेशा थोड़ा सा उसमें अलर्ट रहता है और अकेला ही बहुत कुछ संभाल लेता है, अकेला ही वो रात को जाके जिसपे उसको डाउट था उसको उठा के ले आया, जिसपे जो उसपे डाउट था। तो वो जो इन्फॉर्मर्स होते हैं, तो वो चल रही होती है वो चेन, तो उसमें वो दिखावा कि वो चेन को ले आते हैं रात को, अलमीरा उनकी फैमिली को नहीं पता है, अलमीरा में बंद है उसके घर में, वो एक दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज लाइक ये सच है, ये तो बिल्कुल ही झूठ है। एक सवाल मैं आपको करूंगी पर्सनली, जब मैं मतलब मैंने अंकित से भी पूछा था, क्योंकि ऑब्वियसली मूवीज देख के थोड़े बड़े हुए ना, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बता देना तुम कोई एजेंट वगैरह तो नहीं हो, मतलब ऐसा तो नहीं कि मेरे सामने तुम एक सिंपल आर्मी ऑफिसर बन के जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, 2 बजे आ रहे हो और पीछे से पता चल रहा है तुम कुछ और ही हो, तो इतना ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब ये होता है रियल में, पॉसिबिलिटी होती है? मैं तो आई एम लाइक टोटल ट्रू ब्लू स्पेशल फोर्सेस में सामने की नौकरी है, ये सब किया हुआ है, बट ये होता है, या माइट बी पीपल माइट बी डूइंग इट, माइट बी मिलिट्री इंटेलिजेंस कुछ करती होगी तो मुझे मालूम नहीं है, ओके, बट देन जनरली जो करते हैं वो करते हैं, उनका फिर पता नहीं लगता है। इट इज नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, पर मैंने कभी ऐसा काम नहीं किया, बट यस
ये इतना है कि जब मैं वैली में था तो मेरी फैमिली को भी नहीं मालूम होगा कि मैं किस पार्ट में हूं, पर उनको ये मालूम है कि मैं जेएनके में डिप्लॉयड हूं, जनरल एरिया, बट पिन पॉइंट लोकेशंस हम खुद ही बिकॉज ऑफ ऑपरेशनल सिक्योरिटी नहीं बता, ये नहीं मालूम होती। पर ये ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि ये बंदा कौन है, ये यानी देयर इज सम सैंक्टिटी टू द होल थिंग। सो my wife knows that I was in special forces, my unit is this, my rank is this, my IC number is this, she knew everything। वैसा कुछ नहीं है कि what people think कि बिल्कुल ही जो करते होंगे वो करते होंगे, but I have not encountered in my tenure, मैंने ऐसा देखा नहीं, that's why I can't say about it। जो spies और जो agents and raw agents, I have not seen them। जेंजी जो अभी है, ये कितना इनके अंदर कितना जज्बा देखते हैं आप आर्मी को लेकर? नहीं, I तो find them more, this generation more intelligent than me। मुझे तो इंटेलिजेंट लगती है। And towards army? So देहरादून अगर आप देखते हो तो जनरली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और स्टूडेंट्स की सिटी है। सो जो मुझे जेन जी, मेरे को तो भागते हुए मिल, मैं उनको भाग रहा होता हूँ तो दे कम सर हमको पिक्चर चाहिए, सो आई स्टॉप फॉर अ व्हाइल, क्लिक अ पिक्चर, उनके साथ फोटो खिंचा लेता हूँ और फिर मैं निकल जाता हूँ। बट जो जनरेशन पर से है, आई थिंक सो माई यंगर सन इज जनरेशन अल्फा। अब वो भी एक जनरेशन, मुझे नहीं मालूम मैं कौन सी जनरेशन का हूं, बट द पॉइंट इज कि मेरे को जो प्रेजेंट जनरेशन है, देखिए टेक्निकली, एकेडमिकली एंड एवरीथिंग वो हमारे से अच्छे हैं। मेरे को तो आई डोंट, यानी मुझे कोई उनमें खराबी नहीं लगती है। जब मैं अपने दिन को कंपेयर करता हूं प्रेजेंट लॉट से, एंड मैं अपने ग्रोइंग ईयर्स में अपने सन्स को भी देखता हूं, तो पढ़ाई में तो वो मेरे से अच्छे हैं। ग्राउंड में या क्रिकेट में और बाहर भागने में, शरारतों में मैं उनसे तेज था। ये तो मैं आपको ओपनली बता देता हूँ। वो पढ़ने में तो मेरे से 100 गुना आगे, मैं पढ़ने में, मैं तो बाहर भाग जाता क्रिकेट खेलने। तो अगर हम उस हिसाब से देखें और पूरी जनरल जनरेशन को देखें, मुझे कोई कमी नहीं लगती है। मुझे तो अब ठीक है, यंग लोग हैं, मस्ती वस्ती करते हैं, मुझे यानी कि पर्सनली मुझे जेंजी और किसी भी जनरेशन में कोई प्रॉब्लम। जैसे हमने पहले पॉडकास्ट में जब बात की तो आपने कहा था कि आर्मी के लिए आपके अंदर था कि मुझे मतलब आर्मी इसलिए ज्वाइन करनी, एक तो मुझे पहाड़ पसंद है, दूसरा मुझे ऑब्वियसली हाँ जी मारने थे आपको। तो क्या आपको कोई ऐसे अभी जो जेंजी है उनके अंदर है ऐसी चीजें जो कि नहीं हमें? देखिए, जिसके अंदर जज्बा है, बिकॉज अगर आप देखेंगे कि कितने लोग डिफेंस एस्पायरेंट्स हैं, वो तो बहुत ज्यादा लोग हैं। यानी पेपर जो लोग देते हैं, कितने लोग मुझे अप्रोच करते हैं, सर एसएसबी की कोचिंग चलाओ, या फिर आप एसएसबी के लिए बताओ, या हमें ये चीजें करो, मेरी वेबसाइट, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा। सो जज्बा कम नहीं है लोगों में, बट क्लियरिंग द एग्जाम, यानी एग्जाम को क्लियर करना और उधर एकेडमी में अपने ड्रीम रोल पे पहुंचना, उसके बीच में थोड़ा सा गैप है ना। सो पॉइंट इस बात का नहीं है कि जज्बा कम है, और इतना मीडिया आर्मी को सपोर्ट कर रहा है, इतनी सारी चीजें हो रही हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। आई थिंक सो देशभक्ति की और जज्बे की कमी नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि जिसको हम कहते हैं देशभक्ति या पेट्रियोटिज्म, उसकी कमी नहीं है। या चाहे वो हमारी जनरेशन थी, चाहे ये वाली जनरेशन है, उसकी कमी नहीं है। यस, हर पर्सन की लाइफ में प्रायोरिटी है। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। मैं भी क्रिकेटर बनना चाहता, मैं फौज में आना ही नहीं चाहता था, वो बन ही नहीं पाया, तो फिर फौज में घुस गया। सो एवरीवन, यानी सारे लोग अपनी लाइफ में अपनी जगह ढूंढते हैं। कईयों को जो चीज चाहिए होती है वो फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलती है, कईयों को वो मिल जाती है, कईयों को नहीं मिलती। बट हर बंदा स्ट्रगल करके घूम फिर के कहीं ना कहीं, जिसको कहते हैं फर्स्ट लव, नहीं मिलता लोगों को अपना पहला प्यार जो भी है लाइफ का, सेकंड में घुस जाता है। सो एवरीवन इज डूइंग, सो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मेरे हिसाब से, मुझे नहीं लगता है जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है या देशभक्ति की कमी है, मेरे को नहीं लगता पर्सनली। और आर्मी की कोई ऐसी बात जो आपको लगा हो कि सिविलियंस ये नहीं समझेंगे, छोड़ो, क्या ये एक्सप्लेन करना, कभी कोई ऐसी बात आपके मन में आई है कि मैं क्या डिसिप्लिन नहीं समझेंगे और आपने नहीं समझ सकते डिसिप्लिन? और जो मैंने पहले आपको जो ग्लैमराइजेशन बताया था ना, वो सिंपल्स नहीं समझ। जिसने, जब तक आपने वो लाइफ लीड नहीं की है, आपने वो वर्दी नहीं पहनी है, आपने वो काम नहीं किया है, आपने
क्योंकि आर्मी जो है वो एक दुनिया है अपने में, उसका Yes. सिविल से कोई लेना देना नहीं है, आप समझ रहे हो। एक पूरी सेल्फ कंटेन्ड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप आज के डेट में सारी चीजों को बोलोगे कि इनको बंद कर दो और आर्मी को, कंट्री को रन करना है, इट विल रन इट। बिकॉज अगर आप आर्मी के अंदर देखोगे हर चीज है, लड़ाई भी करती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी है, ट्रेनिंग भी है। सो इवन व्हेन जब मैं अपनी यूनिट कमांड कर रहा था कोविड के टाइम पे, सो हमारे लिए भी लॉकडाउन था, लेकिन आर्मी कंटोनमेंट्स वर फंक्शनिंग, यानी सबसे कम केसेस हुए होंगे। हम तो उसके यानी कि जब वो फर्स्ट वेव चली रही थी तब उनको तो वी वर डिप्लॉयड ऑल्सो, यानी हमको डिप्लॉयमेंट के लिए भेज दिया था। तो अंदर पूरा सेल्फ, आपने देखा है कंटोनमेंट इज सेल्फ कंटेन्ड। उसको सिमिलरली जब आप, जैसे ही आप सिविल लाइफ से एकेडमी में पहुंचते हो, एकेडमी जहां पर आपके पहले स्टेप्स आप लेते हो फौज में, चाहे वो रिक्रूट का सेंटर है, चाहे वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी या ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी या कुछ भी है, दैट इज टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। यानी कि उन 24 घंटे में आपको बाहर सिविल का कुछ समझ में नहीं आता कि मैं, आजकल मुझे नहीं मालूम, हर टाइम तो मोबाइल ही नहीं थे, तो हमारे तो दुनिया, अगर आंख खुली है तो काम चल रहा है, अगर आंख में थोड़ी देर सो ली और फिर, यानी पूरा वर्ल्ड है। सो आर्मी इज लाइक पूरी दुनिया है अपने में। सो सिविलियंस या फिर आदमी जिसने उस कैंटोनमेंट के अंदर, चाहे वो फर्स्ट जिसने वर्दी हथियार या फिर वो नहीं पहना है या फिर वो नहीं उठाया है, वो उस चीज को नहीं समझ पाएगा। फैमिली सेकंड, बिकॉज वो अपने स्पाउसेस को, अपने बच्चों को, बच्चे अपने फादर्स को, अपनी अगर लेडी ऑफिसर सर्व कर रही है, मदर्स को, पेरेंट्स को, जिन्होंने उसके अंदर रहे हैं, सो उनको आई वुड से 50% मालूम है कि क्या चल रहा है, लेकिन 100% जो आदमी कर रहा है वो उसी को पता है। सो सिविलियंस विल, यानी सिविलियंस को वो चीज समझ में नहीं आएगी। आपने 7 पैरा एसएफ कमांड की है, एक कमांडिंग ऑफिसर क्या होता है यूनिट के लिए? देखिए, कमांडिंग ऑफिसर जैसे सब लोग बोलते हैं फादर फिगर है। यस। हाँ, कि आपकी जो बटालियन है वो आपकी रिफ्लेक्शन है। आप जैसा काम करोगे वो 700 लोग, 500, 550 लोग आपकी रिफ्लेक्शन है। बट जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक रैंक आपको मिलता है आपकी पूरी सर्विस में, जब आप अपनी यूनिट को कुछ दे सकते हो। उससे पहले आप अपनी यूनिट से ले ही रहे हो, आप समझ रहे हो। सो आप उस रैंक तक अपने फेलो ऑफिसर्स, जवान, जेसीओज, सबकी मदद के बिना कोई वहां पर पहुंच नहीं सकता, बिकॉज टीम एफर्ट है, एवरीथिंग इज टीम ओरिएंटेड। आप पर्सनली बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर या फिर लीडर हो सकते हो, लेकिन अगर आपकी टीम आपको सपोर्ट नहीं किया, उनकी दुआएं, उनकी विशेष आपके साथ नहीं है, डाउन टू द लास्ट पैराट्रूपर, यानी जो सबसे नीचे वाला जवान है, टिल द योर, इवन जब आप टीम कमांडर्स थे या ट्रूप कमांडर जो आपके सीओज रहे हैं, अगर उन सब लोगों ने, आपके कमांडर जो भी आपकी हायरार्की में थे, अगर उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया है तो आप उस रैंक पे कभी पहुंचोगे नहीं। जब आप उस रैंक पे पहुंच जाओ तो उस रैंक में आपको लाइफ में एक ही बारी मौका मिलेगा जब आप उन लोगों ने जिन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया है, आप उनको वापस दे सको। अगर कमांडिंग ऑफिसर उस चीज को समझ जाए कि वो रैंक उसकी यूनिट के लिए, दैट इज द ग्रेटेस्ट थिंग। इट इज नॉट कि बटालियन के लिए कमांडिंग ऑफिसर क्या होता है, इट इज कि कमांडिंग ऑफिसर अपनी बटालियन को कितना दे सकता है, बिकॉज आप अपनी लाइफ में हमेशा ले ही रहे हो। मेरे हिसाब से कमांडिंग ऑफिसर एक ऐसा रैंक है जहां पर आप उनके लिए सब कुछ दे रहे हो, वेदर आप ट्रेनिंग करवा रहे हो, चाहे उनकी ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट्स हैं, चाहे आप उनके एडमिनिस्ट्रेटिव नीड, छुट्टी, आपने आदेश दे दिया कि ये बंदा जाएगा तो ही विल गो ऑन लीव। यू विल टेल कि अगर ये नहीं जाना, नहीं जाएगा तो हो। सो फॉर दैट पर्सन यू आर, यानी कि आप एक भगवान के रूप हो। आपने बोल, यानी कि जवान के लिए उससे ऊपर कोई वर्ड नहीं है। ये उसको ना ब्रिगेडियर चाहिए, ना मेजर जनरल चाहिए, ना लेफ्टिनेंट जनरल चाहिए,
उसको उसका कमांडिंग ऑफिसर चाहिए, उसने सीधा सा- बोल दिया कि आज लड़ाई पे, आज ऑपरेशन में जाना है, आज हमको इस एक्सरसाइज को करना है राजस्थान में या वर्ल्ड में कहीं पर भी जंप करना है, सो वो पूरी पलटन वो जंप करेगी। सो एज कमांडिंग ऑफिसर इट इज मेरे हिसाब से गिविंग बैक टू दैट यूनिट जिसने आपका, आप 1500, मैं मेरे ख्याल से 16 साल की सर्विस में लगभग कमांडिंग ऑफिसर बना था, और जो मैं तो वैसे ही नालायक ऑफिसर था, यानी इतने पंगे और सब कुछ करके वो भगवान की दुआ और इसी से बन गया हुआ, शंकर भगवान और अपने जवानों की उसकी वजह से, मेरे में काबिलियत नहीं थी उतनी। सो अगर मैं वापस देता हूं, मेरा को तो और कुछ लाइफ में चाहिए ही नहीं था, दैट वाज द ग्रेटेस्ट थिंग। सो मेरा तो आपको यानी कि गिविंग इट बैक टू द यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज यानी कमांडिंग ऑफिसर मेरे हिसाब से वो होना चाहिए। यूनिट के लिए क्या होता है, यूनिट के लिए वो क्या कर सकता है, वो मैटर करता है। वो मैटर। आपने से ना मैंने एक पॉडकास्ट शो सुना था, उसमें भी आपने कहा था कि मैं तो सीईओ बस बन गया, पंगे बहुत हुए हैं। और वैसे मतलब आपने अभी भी कहा कि पंगे, कोई पंगा आप बताएंगे जो आपको लग रहा है कि मैंने बहुत खतरनाक पंगा लिया हुआ है और मुझे उम्मीद नहीं थी? जब मैं स्पेशल फोर्सेस में वॉलंटियर करता था, जी। सो जो मेरी फैमिली है, इट्स नॉट यानी कि वो फौज का नहीं है, वो मेरे घर में माय सिस्टर्स, यानी मेरे फादर आर्मी ऑफिसर थे, मेरी सिस्टर्स भी आर्मी ऑफिसर्स को मैरिड हैं, वन रिटायर्ड एज अ मेजर जनरल फ्रॉम वन पैरा एसएफ, दूसरे कुमाऊं रेजिमेंट में जी। से रिटायर हैं। तो जब मैं ये पहली प्रोबेशन करने गया, सो मेरा प्रोबेशन क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद मैंने सेकंड प्रोबेशन की, वो मैंने क्लियर कर ली। वो मेरे फादर जो थे वो कभी चाहते नहीं थे कि मैं स्पेशल फोर्सेस ज्वाइन करूं, बिकॉज ओनली रीजन बिकॉज वो इन्फेंट्री के थे। बोला हम भी, मेरे ग्रैंडफादर भी इन्फेंट्री में, ग्रेट ग्रैंडफादर भी इन्फेंट्री में, मैं भी बोला ये पूरे साल पहाड़ी चढ़ता रहेगा। तो फ्रॉम पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू कि इसकी लाइफ थोड़ी ठीक हो जाए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, कोई आर्म थी उनकी कि ये आर्म होनी चाहिए कुछ, उन्होंने बोला कि आप आर्मर्ड ले लो, आर्टिलरी ले लो, एएससी ऑर्डिनेंस कुछ भी ले लो, बट डोंट गो इन इन्फेंट्री, यस मेन है। तो मैं स्पेशल फोर्सेस में चला हुआ। सो जब मेरा पहला प्रोबेशन नहीं क्लियर हुआ एंड फिर सेकंड प्रोबेशन मेरा क्लियर हुआ, फिर मेरा उधर भी थोड़ा पंगा वंगा पड़ा, फिर मैं तीसरे प्रोबेशन। सो तो माय फैमिली यूज्ड टू से कि ये जो थाली का बैंगन है ना, एक रेजिमेंट में तो टिक जा किसी में। सो दैट इन आर्मी पार्लेंस ऑल्सो, बिकॉज जब आप बार बार स्पेशल फोर्सेस के लिए वॉलंटियर करते हो, मेरी जो पेरेंट यूनिट थी वो, आई वॉज डूइंग गुड ओवर देयर, मेरे को वहां पर भी ट्रूप्स उतना ही प्यार करते थे। नोबडी लाइक्स अ ऑफिसर शिफ्टिंग फ्रॉम वन प्लेस, यानी एक आधी बार आपने कर लिया, लेकिन आप 2-3-5-6 साल पहले अपनी सर्विस के 6-7 साल हो गए, जब मैं 7th पैरा में पहुंचा, मैं 5.5 साल की नौकरी कर चुका था। सो उससे पहले मैं 2 पैरा और इन सब में घूम चुका था। सो वॉलंटियरिंग अगेन एंड अगेन, यानी आर्मी हायरार्की में तो इट इज नॉट कंसिडर्ड गुड कि भाई एक जगह टिकना कि कहां कभी इधर जाता कभी उधर। सो दैट इज अकिन टू पंगा वन, एंड आई हैव नॉट सीन कि इतने ऊपर नीचे होते हैं, लोग करते हैं, 1-2 बार ही करते हैं, दैट माइट बी अ इशू। बाकी नॉर्मल रूटीन ऑपरेशंस में किसी को कुछ बोल दिया, वो तो नॉर्मल चलता रहता है, उसमें नोबडी फील्स बैड बिकॉज इमोशंस आर वेरी हाई। आप लोग अपनी चीज कर रहे हो, आपका कुछ हो गया, आपने कुछ किसी को बोल दिया सीनियर, वो नहीं, पर उसमें इतना ज्यादा पंगा नहीं है। बट देन यस, हाँ, चेंजिंग ऑफ रेजिमेंट अगेन एंड अगेन, दैट वाज गुड। मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा ज्यादा था, बट ठीक है, वो अब कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हो गया जो। ऑपरेशन सिंदूर पे आते हैं। ऑपरेशन सिंदूर बाकी जो ऑपरेशंस हुए हैं उनसे कैसे अलग था? मैम मेरे हिसाब से मेरे पास जो नॉलेज है ऑप सिंदूर की, एंड आई डोंट टॉक बैक टू पीपल इन आर्मी एनीमोर, आई एम मोर, मैं टैटू आर्टिस्ट से बात करता हूँ, मैं रनर से बात करता हूँ, मैं सिविलियन से बात करता हूँ, मैं आजकल फौजियों से बात नहीं करता ज्यादा। क्यों? दैट्स वो मेरा फेज था लाइफ का, वो खत्म हो चुका है। Okay. आई वांट टू लीव इट पास। सो इन माय ओपिनियन ऑप सिंदूर एंड व्हाट आई थिंक एक्चुअली ऑन ग्राउंड क्या हुआ है, बिकॉज यानी अगर मैं सर्विस में होता तो मैं आपको प्रॉपर टाइप बता सकता कि हाँ यानी कुछ इनपुट दे सकता। सो आई थिंक सो व्हाट हाउ वॉरफेयर जो चेंज होगा, जो यानी लड़ाई का तरीका है, वो यही होगा कि शॉर्ट एंड स्विफ्ट वॉर्स होंगी। ज्यादा जैसे
यूक्रेन और रशिया की लड़ाई अब 4.5-5 साल से चल रही है, वो वाली चीजें नहीं होगी। तो मेजॉरिटी और लो कॉस्ट वॉर्स होंगी। लो कॉस्ट यानी ड्रोन्स का इस्तेमाल और शॉर्ट स्विफ्ट एक्शंस, एक जगह गए, थोड़ा पकड़ा, वापस आए। सो दिस काइंड ऑफ वॉरफेयर इज ऑप सिंदूर की तो अब इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर पूरे यानी चैनल्स पे कर दी हैं। सो आई थिंक सो दे हैव डन व्हाट दे हैव टू डू। जैसे ड्रोन का आपने नाम लिया, ड्रोन वॉरफेयर से जो मिलिट्री जो ऑपरेशंस होते थे, कितना फर्क पड़ा है इस पे? बहुत पड़ा है मैम। आप देखिए, जब ड्रोन्स फर्स्ट जब हमस वॉर में 7 अक्टूबर 2023 को यूज हुए, एंड देवर ऑल लो लाइंग, यानी बिल्कुल सस्ते वाले ड्रोन्स। आप यूक्रेन की वॉर देखिए, स्टार्ट अजरबैजान और आर्मेनिया की वॉर से हुआ था, बट ड्रोन्स हैव, अभी आप इराक में वाली, ईरान और यूएस की, एवरीवेयर, बिकॉज इट्स अ लो कॉस्ट। आप क्यों इतने एक्सपेंसिव हाई प्रिसिशन एम्युनिशन और उन सब चीजों का क्यों इस्तेमाल करेंगे जब आपके पास लो कॉस्ट है, और आप इतनी ज्यादा क्वांटिटी में भेजते हो कि जो आपके रेडार सिस्टम्स हैं दे ऑल्सो गेट सैचुरेटेड, यानी वो भी उनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। सो जितनी सस्ते तरीके से आप दुश्मन पे अपना वो कर सकें, क्या कहते हैं इसको, अपना इम्पैक्ट डाल सकें, कैजुअलिटीज कर सकें, व्हाई नॉट। तो क्या फ्यूचर में जो जितने भी वॉर होंगे वो मैन पावर से ज्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड होंगे? मोस्टली आई थिंक सो। अभी आप देखिए, बिकॉज मैं आपको बताता हूं, अगर आपको किसी जमीन के टुकड़े को पकड़ना है तो आपको ग्राउंड ट्रूप्स भेजने पड़ेंगे, बिकॉज तब तक आप उधर, जब तक आप उसको होल्ड नहीं करोगे वो आपका जगह नहीं बनेगी। लेकिन अगर आप कुछ सालों से जो वॉरफेयर जो चेंज हुआ है, यूएस फोर्सेस जब इराक में गई 91 में, तो ग्राउंड ऑफेंसिव लॉन्च हुआ, टाइम लगा। 2003 में गई, फिर वहां पर आईएसआईएस की मिलिटेंसी शुरू होगी, उसमें टाइम लगा। ठीक है, अफगानिस्तान में गए इन दिसंबर 2001, 20 साल, अगस्त 2021 में वापस आए। सो ये प्रोट्रैक्टेड जो लंबी डिप्लॉयमेंट्स है ना, इसके लिए आप कोई, बिकॉज आपके ऊपर आपकी रिसोर्सेज पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। सो अब आप देखिए, आपने बालाकोट किया, नोबडी वेंट इनसाइड, यानी कोई ग्राउंड ट्रूप्स नहीं गए, पीछे से प्रिसिजन गाइडेड एम्युनिशन से टेरर हब्स को स्ट्राइक किया। ऑप सिंदूर में भी आपने वही किया। बट ऑप सिंदूर में जैसे बहुत ज्यादा ये मीडिया ने खबर फैला दी थी कि इस बार तो पीओके को कैप्चर कर लेंगे, तो आप इसे एक्सपेक्ट कर ही रहे होगे, इतना तो कर ही रहे होगे। तो मन करता था कि मन कर रहा होगा आपका, या मेरा आई वांटेड कि काश इंडिया पकड़ लेता। क्यों नहीं पकड़ रहा है? देयर आर मेनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है मेरे हिसाब से। मैंने जो आपको बोला, जो ट्रूप्स का लॉस है ना, नोबडी वांट्स दैट। वंस यू आर, आप एक बार ग्राउंड बैटल में घुस गए, सो देन आपके ऊपर बहुत ज्यादा यानी कि लॉस ऑफ लाइफ उसमें ज्यादा है। अभी आपने पीछे से प्रिसिजन गाइडेड म्यूनिशंस, अपनी ब्रह्मोस मिसाइल्स मारी, ठीक है, आपके कोई आदमी की जान नहीं जा रही है, आपने फायर करके आप निकल आए वापस। जहां पर ट्रूप्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती थी, जहां पर आदमी की लाइफ, आजकल कोई भी वो, अब ईरान में वाली वॉर में भी, दैट्स व्हाई यूएस इज नॉट कैप्चरिंग हॉर्मुज, और उसमें वो कर नहीं रहा है, बिकॉज जहां पर आप अंदर घुस गए, फिर वो कितना लंबा चलेगा, कैसे चीजें होंगी, दैट इज द ओनली रीजन। दैट इज व्हाई मेरे ख्याल से पीओके नहीं पकड़ रही है गवर्नमेंट। बट जहां देश में आम जनता की इतनी उम्मीदें होती हैं, तो एक मिलिट्री पर्सन पे कितना प्रेशर होता होगा, या कह सकते हैं जो भी जो ऑपरेशन जो चला रहे हैं, जो मतलब हेड ऑफ द ऑपरेशन है, नहीं, दे आर अंडर प्रेशर, बिकॉज जो ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है, जो एग्जीक्यूट कर रहा है, प्लान कर रहा है, इट इज नॉट बीइंग प्लान्ड बाय पॉलिटिशियंस, यानी पॉलिटिशियंस तो उसको प्लान नहीं कर रहे हैं। दे हैव गिवन ऑर्डर्स, उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए हैं कि आप कर लो, लेकिन जो अंदर जा रहा है उसके ऊपर तो प्रेशर है पूरा। ही हैज टू कम आउट विद सक्सेस, यानी इट इज लाइक, अगर आप देखो कि आपने कॉर्पोरेट में भी अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर आप टारगेट्स मीट नहीं कर रहे हो, आपको पैसा तो उसी चीज का मिल रहा है ना। सो प्रेशर इज एवरीवेयर, यानी जो आदमी उस ऑपरेशन में है, जो अपने, और प्रेशर इज मोर बिकॉज आपकी जान, और आपकी जान का खतरा ज्यादा है। सो इट इज नॉट दैट कि हम ये नहीं बोल सकते कि फौज में प्रेशर कम है, या फिर
प्रेशर टू एग्जीक्यूट और जो टारगेट मीट करने का, जैसे मैं सोचता हूँ कि कॉर्पोरेट में टारगेट मीट करो, टारगेट हर जगह का प्रेशर अपना अपना है। सो 100% वो लोग काफी ज्यादा प्रेशर में होंगे, और वो तो इंटेंस प्रेशर है बिकॉज आपकी क्या कहते हैं, आपके नेशन का नाम, आपका सब कुछ, इज्जत, सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। बिकॉज अगर आप अंदर गए, आप फेल हो गए, सो देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स टू बी डन। एंड इंसिडेंट्स जैसे पहलगाम का हुआ, उसके बाद आप उसका रिटेलिएटरी स्ट्राइक कर रहे हो, सो प्रेशर ऑलवेज रिमेन्स। बट दैट इज हाउ, यानी जो आपको पैसा मिलता है, जो आपको काम मिलता है, आपको देश की हिफाजत के लिए ही मिल रहा है, सो आप करते हैं उसको, उसमें कोई दो राय नहीं। आपको वैसे मतलब वैसे मैं पूछ रही, ये हो सकता है थोड़ा सा वैसा क्वेश्चन हो, बार बार ऐसा होता है, मतलब ऑब्वियसली आपने सर्व किया है, इतने ऑपरेशंस देखे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान मिलिट्री का जो माइंडसेट है क्या है कि बार बार ट्राई करते हैं, फिर कुछ तैयारी नहीं होती है, फिर हार के फिर बैठ जाते हैं, फिर तैयार, देखिए क्या मैम, क्या है? पाकिस्तान आर्मी एंड एज अ नेशन, उनको मालूम है कि वो कभी इंडिया को जीत नहीं सकते। यस, ठीक है। एंड 65, 47, 65, 71 कारगिल उनके ऊपर इम्प्रिंटेड है। मोर इंपॉर्टेंटली 71, जिसमें 90,000, 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर। तो उसके बाद की स्ट्रेटेजी इज दिस कि आप लो लेवल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉक्सी वॉर्स, टेररिज्म 88 से 89 में जेएनके में शुरू हो गया था। ठीक है, आज हम 2026 में हैं, नियरली 40 साल। यस, एंड मेजॉरिटी ऑफ द इंडियन आर्मी इज डिप्लॉयड। यानी कि जेएनके में मेरे को नहीं लगता कि 90 के बाद कोई ऐसा ऑफिसर का मिशन हुआ होगा, इवन बिफोर 85, जिसने जेएनके ही ना देखा हो। एवरीवन, यानी हर ऑफिसर, जेसीओ, जवान, हर नुमाइंदा जो फौज में जिसने वर्दी पहनी है, अपार्ट फ्रॉम फौज, सिक्योरिटी फोर्सेस, यानी जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, आप सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा जिसने उधर नौकरी ना की हो। यस, ठीक है। सो अगर पाकिस्तान हमारे को हमेशा ऑपरेशनल रेडीनेस में रखता है, हम वहां से अपने ट्रूप्स विड्रॉ नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते, मिलिटेंसी का लेवल नो डाउट जो 90s में लोगों ने देखी थी, उसके बाद अब बहुत ज्यादा सुधार और बहुत ज्यादा कंट्रोल है गवर्नमेंट फोर्सेस का। बट देन फिर भी आप डिप्लॉयड तो हो, सो यू, यानी कि आप रेस्ट पे तो नहीं। सो पाकिस्तान इज अचीविंग इट्स एम। बट क्या इसमें पॉलिटिक्स नहीं है? इसका पूरा सॉल्यूशन ही पॉलिटिकल है। आप जेएंडके जैसी स्टेट में आप एक चीज मान के चलिए, जो बॉर्डर स्टेट्स हैं, आर्मी उधर से कभी निकलेगी नहीं, चाहे वो पंजाब है, राजस्थान है, चाहे हिमाचल है, चाहे नॉर्थ ईस्ट का वाला एरिया है, एनी बॉर्डर स्टेट, आर्मी विल नेवर कम आउट ऑफ दोस। जो जेएंडके की प्रॉब्लम है, मैं फर्स्ट बार जेएनके 2002 में गया था एज अ कमीशन्ड ऑफिसर, एंड लास्ट जो मैंने उधर सर्व किया वो 2022। आई वाज पोस्टेड इन उधमपुर लास्ट, बट जस्ट कमांड हेडक्वार्टर में था, ऑपरेशनल रोल में नहीं था, लेकिन था। इट डज नॉट हैव अ मिलिट्री सॉल्यूशन। आप मिलिटरीली जेएनके की प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही नहीं सकते मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, बिकॉज अगर आप मिलिटरीली भी ज्यादा जोर डालोगे, then you will have civilian casualties और लोग हमारे ही। सो जैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलिटेंसी, आप अमेरिकन आर्मी वियतनाम में घुस गई, अफगानिस्तान में कहीं भी ड्रोन मार दिया, सिविलियन मर गए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम लोग वो चीजें नहीं कर सकते। वी कैन नेवर डू इट बिकॉज वो हमारे अपने अंदर की, वी आर फाइटिंग आर। सो इसका सॉल्यूशन जो है वो पॉलिटिकल ही है। इसका मिलिट्री ये कंट्रोल होगी थोड़े टाइम बाद, आप चाहे जितना भी कर लीजिए, बिकॉज जिस आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे अगर आप सोचते हो कि चप्पा चप्पा आप कंट्रोल कर लोगे, इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स बंद हो जाएंगे। अगर सपोज लाइन ऑफ कंट्रोल से मिलिटेंट नहीं आते, तो बांग्लादेश खुला है, नेपाल खुला है, कहीं ना कहीं से तो लोग कहीं ना कहीं से तो घुसेंगे। सो अगर एक बारी वो अंदर पहुंच गए, सो आर्मी कैन कंटेन इट, सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत हद तक उसको कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन पूरा खत्म करने के लिए इट इज अ पॉलिटिकल सॉल्यूशन। ये मेरा ओपिनियन। पीपल और हायर लेवल, मेरी तो हायरार्की बहुत, मैं कहीं काउंट ही नहीं करता हूं, बट अगर कोई
करना चाहता है, मेरे हिसाब से इट्स अ पॉलिटिकल सोल्यूशन। मैं हमेशा बोलता हूँ इट डज नॉट, यानी इसका मिलिट्री सॉल्यूशन है ही नहीं। कंट्रोल हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन आपको फिर पहलगाम वाला इंसिडेंट फिर होगा, फिर आप रिटेलिएट, वो चलता रहेगा। वो उस पूरी चीज को खत्म करने के लिए उसको पॉलिटिकली आपको खत्म। क्या कोई ऐसा पॉलिटिकल लीडर है आपकी नजरों में कि अगर ये अगर पीएम वगैरह को छुपाने तो कुछ हो सकता है? कोई है अभी आपकी नजरों में ऐसे? नहीं, द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज कैपेबल। मैं ये नहीं, आप देखो, अगर आप रिकॉर्ड्स देखते हो, जब हम 2009-10 में थे तो आर्मी वाज बहुत सीरियसली वाज बीइंग थॉट ऑफ कि इसकी डिप्लॉयमेंट होगी छत्तीसगढ़ वगैरह में, जहां पर आपका लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये माओइज्म काफी हद तक माओइस्ट इस बार, यानी 31 मार्च का एम था, बिल्कुल ही खत्म कर दिया है। बट दैट इज कमेंडेबल। यानी अगर वो कोई गवर्नमेंट ही कर रही है, यानी कि उसमें किसी, यस, आप एक चीज मान के चलिए, जो नेशनल पावर है उसका मिलिट्री या फिर सिक्योरिटी फोर्सेस सिर्फ एक स्तंभ है, यानी एक वर्टिकल है ना। सो अगर पॉलिटिकल विल है तो कुछ भी हो सकता है। हम तो एग्जीक्यूशनर हैं, यानी हम तो एग्जीक्यूट करेंगे उस चीज को। आप फौज को बोलोगे लड़ाई पे चले जाओ, वो लड़ाई पे चले जाएगी। आप बोलो पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाएगी। सो प्रेजेंट गवर्नमेंट मुझे लगता है कि कैपेबल है, अगर चाहे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। यानी कि एंड अगर सही कोशिशें करते हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो लेफ्ट राइट होती रहती हैं, बिकॉज पॉलिटिक्स है ना। ओके, आपका फेवरेट लीडर कौन है? योगी आदित्यनाथ। मैं एक्सपेक्ट कर रही थी, मुझे लग रहा था आप उन्हीं का नाम लेंगे। मेरे फेवरेट है। मुझे लग ही रहा। आई लाइक हिम। आई लाइक प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आल्सो। यस, बट आई थिंक सो माय फेवरेट इज फॉर जस्ट बिकॉज एक्शन, नॉट एक्शन, अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर। एक्शन चलो इज अ सेकेंडरी पार्ट मेरे हिसाब से, कि यूपी जैसी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर लाने वाला अगर कोई आदमी ला सकता है, बाकी स्टेट्स ठीक है, एंड इट इज द लार्जेस्ट स्टेट विद मैक्सिमम लोकसभा सीट्स एंड आई यूज टू, यानी कि आई रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। आई लाइक हिज फंक्शनिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को उसमें। मैंने पहली बार तो कभी वोट ही नहीं दी, पहली बार वोट दी बीजेपी को ही दी थी। बट माय फेवरेट पॉलिटिशियन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। मेरे को लगता है योगी आदित्यनाथ जी, ही इज माय फेवरेट, बिकॉज मैं वहां के लोगों से बात करता हूँ। मैं बीच में, बिकॉज हम लोग आगरा में भी डिप्लॉयड रहते थे बीच टाइम, एंड आई हैव सीन यूपी इज अ डिफरेंट बॉल गेम। जो आप अगर आपने उस स्टेट में सेफ्टी ला दी ना, तो कुछ भी हो सकता है। women आर एबल टू मूव फ्रीली, यानी कि आपने बहुत कुछ कंट्रोल कर दिया है। इट मीन्स यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मूवीज यानी फिल्म्स आर बीइंग शॉट, आपने इंडस्ट्रीज को दी, इकोनॉमिक ग्रोथ कर दी, सेफ्टी ला दी। आप उस आदमी से उससे ज्यादा क्या मानोगे आप? आई थिंक सो दैट इज अ, यानी कि वो उसका बेंचमार्क है। किसी पॉलिटिशियन का सक्सेसफुल होने का क्या है? उसकी स्टेट बिल्कुल ठीक काम कर रही हो, आमदनी आ रही हो, लोगों को सेफ्टी हो। दैट इज व्हाट इट इज। यू लव वेपन्स, आपको हथियार बहुत पसंद है। पहला कौन सा हथियार था, वेपन था, जिसपे आपने ट्रेनिंग की थी? हमारी एकेडमी में मैम ट्रेनिंग हुई थी इंसास पे। आर्स वाज द फर्स्ट कोर्स 2001 में। उससे पहले एसएलआर राइफल पे होती थी, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग जो आपने फायर किया था, मैंने पहला वेपन वो इंसास था। एंड फिर उसके बाद जब मैं एसएफ प्रोविजन में गया तो वहां पर तो आई फायर्ड, पहले टेबोर नहीं होता था, M58 VZ होता था। इट्स अ चेकोस्लोवाकियन वेपन, एक की तरह होता है लेकिन उससे थोड़ा हल्का होता है, लेकिन अब वो मेरे ख्याल से आर्मी से ऑब्सोलीट हो गया है। सो M58 VZ कहते थे। तो एसएफ का पास वो पर्सनल वेपन होता था, उसको फायर किया। AK-47 की, मिलिटेंट्स की AK-56 की, फिर PKMG आती थी, पीका जो सब मशीन। मिलिटेंट्स की AK-56 कैसे? उन्हीं के कैप्चर करके कैसे हुआ था बताइए। यानी कि क्योंकि अभी तक है ना हमारे पॉडकास्ट में कोई ऑपरेशन आपने डिस्कस किया नहीं है, तो मुझे कोई तो सुनना है। यानी कि वो तो, यानी कि आप जैसे आपने मिलिटेंट मार दिया तो जो उसका सामान है वो सब आपका ही तो है, यानी इट गोज टू गवर्नमेंट ओनली। तो अच्छा था वो वेपन, जैसा मतलब नहीं ठीक था, यानी कि इट वाज लाइक, हमारे पास रोमेनियन AK-47 होती थी, उनके पास
चाइनीज मेड AK-56 होती थी, तो जैसे उसका सेफ्टी कैच होता है ना, जिससे आप सेफ और ए पे AR और S की 3 उसके वो होते हैं, तो S इज फॉर सेफ, आप उसमें फायर नहीं कर सकते आफ्टर आपने चेंबर पे राउंड कर दिया। A पे आप बर्स्ट करते हो, R पे आप सिंगल शॉट करते हो। सो जो फर्स्ट जब हमें इनिशियली देखता था तो उनका हमारी जो AK का था वो थोड़ा सा टाइट रहता था। दिस वी लर्न फ्रॉम देम। हमारे पास तो उस टाइम पे यानी M58 VZ थी, तो उसका तो इतना सही सेफ्टी कैच था, उसको पीछे करो और शुरू कर दो उसका प्रॉब्लम, उसको फायर करना शुरू कर दो। लेकिन जो मिलिटेंट्स का होता था, इट वाज वेरी वेरी स्मूथ, यानी बिल्कुल उसको जिसको कहते हैं ना मक्खन की तरह नीचे क्या फिर। सो दे वर गुड इन दैट, बट उनकी जान उनसे ज्यादा हमेशा आफत में रहती थी, तो जिसकी जान ज्यादा खतरे में रहती है वो सारी चीजें हथकंडे अपनाता है कि सब कुछ ठीक रहे। सो मे बी दैट। सो AK-56 उनकी फायर की, फिर जॉइंट एक्सरसाइजेस में बहुत सारे वेपन फायर किए, यानी कि आई रियली लव्ड वेपन। मैं तो एक बार बीच में सोच रहा था कि अमेरिका चले जाऊंगा, बिकॉज वहां पर कोई वेपन्स पे रोक नहीं थी, बट देन इट डिडंट हैपन। आफ्टर लीविंग आर्मी मैं लंदन तो मैं चला ही गया था, मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। मेरे को हथियार इतने पसंद है कि वहां पर हथियारों की कोई कमी नहीं है। आई लव वेपन्स, बट अब तो लैपटॉप है वेपन मेरा, और तो मैंने मॉलिक्यूलर है, कैमरा है, उससे फोटो खींचता हूँ अभी। नाउ इट इज। तो आपने वैसे कोई हथियार लिया नहीं आफ्टर रिटायरमेंट? नो नो, इट इज लाइक कि आपने इतने तगड़े तगड़े हथियार चलाए, अब आपको सब कैलिबर वाला जो NSP वेपन होता है, नॉन सर्विस पैटर्न वाला जो वेपन होता है, वो दैट इज, यानी उसका कैलिबर में उतना उसको फायर करने का उतना मजा नहीं आता। अगर आपने ब्रिक आपने आइसक्रीम की बड़ी वाली खा ली, तो फिर छोटी वाली सॉफ्टी इज नॉट लाइक, वो ऐसा लगता है, वो दैट इज द फीलिंग। सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है वेपन्स को लेके सिविलियंस के माइंड में, वेपन्स को लेके कि मिलिट्री के पास तो वेपन्स है, तो क्या मतलब? मेरे को लगता है सिविलियंस को मालूम नहीं कि उसको वेपन को कॉक भी करना होता है, यानी यू हैव टू पुट अ राउंड इनटू द चेंबर। ओके, यानी सीधा ऐसे हमने फायर कर दिया, ऐसे नहीं होता उसको। इट हैज टू बी यानी उसको सेफ्टी कैच को डाउन करके वेपन कॉक करके राउंड चेंबर होगा, फिर आप उसको फायर करेंगे। आजकल तो बिकॉज माय सन्स उन्होंने कभी वेपन तो उन्होंने देखे हैं, बट वो PUBG वाले लोग ज्यादा है ना, वो दे कीप ऑन सीइंग मेरे को, वो मेरे से पूछते कि आपके पास ये वेपन, मैंने कहा ये तो मैंने नाम ही नहीं सुना, कौन सा वेपन है ये। सो इट इज लाइक इट इज अ नॉलेज व्हिच इज यानी थियोरेटिकल नॉलेज है। तो एक ये है, और दूसरा ये है कि हथियार की इज्जत। अगर आप अपना हथियार साफ नहीं करोगे उसको आप, यानी इट इज सेइंग इन द आर्मी योर वेपन इज योर वाइफ, यस, है ना। सो अगर आप उसकी इज्जत नहीं करोगे तो वो आपकी इज्जत नहीं करेगा, वो उस टाइम पे फायर नहीं करेगा। ये आई डोंट नो ये सिविलियंस को समझ में आएगा कि नहीं, बट वी यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ, यानी आप मान के चलो, आपने देखा होगा बिकॉज दशहरा पे हथियार पूजन और सब होती है, विश्वकर्मा पूरा वो जो हम जैसे हाथ में मौली लगाते हैं, वैसे हर वेपन पे, गाड़ी पे माइन्यूटेस्ट कंपास जो होता है फौज में, उसके ऊपर भी वो पूजा करते हैं पंडित जी, जो सर्व धर्म स्थल में पूजा होती है। सो बिना हथियार की इज्जत किए वो आपकी कभी मदद नहीं करेगा। दैट इज आई थिंक सो सिविलियंस नॉट बी नोइंग अबाउट दैट। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ड्यूरिंग फायरिंग, स्पीड या एक्यूरेसी? एक्यूरेसी। ओके, कि आप कितने एक्यूरेट हो। वेदर फायरिंग में स्पीड एंड अंधाधुंध फायर इज नॉट यानी कि वो किसी सोल्जर का हॉलमार्क नहीं कि गए सीधा हाउ मच इफेक्टिव फायर इज देयर, और आपने कहां हिट किया, और जिस जगह पे आप हिट करना चाहते थे उधर लगा की थी। बिकॉज दैट इज वो, बिकॉज जो टैक्टिकल ऑपरेशंस हैं उसमें आप मास वेपन, आप आर्टिलरी का रोल अलग है, उसने तो उस पर्टिकुलर एरिया को बम्बार्ड करके खत्म ही करना है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो रूम एंट्री या फिर मिलिटेंट मार रहे हैं, 1 शॉट 1 किल, आप देखोगे रेंज पे लिखा होता है। सो इट इज मोर इम्पोर्टेंट कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, आपने कितनी ट्रेनिंग की है, आपने कितना मेहनत की है, आप कितने अलर्ट हो। एक्यूरेसी इज ऑलवेज मोर इम्पोर्टेंट। रेट ऑफ फायर तो आप कर सकते हो, यानी कि इट इज नॉट दैट ग्रेट। और वेपन्स को लेकर सबसे बड़ा मिथ जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है पर्सनली? मिथ? यस, वेपन्स को लेकर मेरे हिसाब से आई विल नॉट से इट मिथ। मैंने अपनी लाइफ में हथियारों की इज्जत बहुत की है। सो
anyone disrespecting a weapon, especially यूनिफॉर्म में, अगर कोई उसको गलत तरीके से लेकर खड़ा होता है, और यानी कि अगर आप वेपन के साथ हो तो फिर वो उसकी एक जो इज्जत है ना, वो यानी कि आप पिस्टल ग्रिप पे ऐसे करके हाथ नहीं, आपकी कलमे वाली उंगली जो है, जिसको हम कलमे वाली उंगली, इंडेक्स फिंगर जो बोलते हैं, इट हैज टू बी ऑन ट्रिगर गार्ड, योर थंब हैज टू बी, Always. हमेशा हमेशा, यानी कि वो सब चीजें, अनसोल्जरली बेरिंग के साथ हथियार को खड़ा होना, ऐसे घुमारे लाठी को, तो वो सब मुझे नहीं अच्छा लगता। बट ये मैंने जैसे अभी मैं कश्मीर, तो मैं जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर गई थी, वहां पे हर किलोमीटर पे है, हाँ, राधे तो वो परमानेंट, मतलब जैसे आप बता रहे हो वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं, मैंने नहीं देखे हैं, मतलब कि कोई भी बिल्कुल ऐसे वो क्योंकि वहां पर उनकी जान खतरे में है ना। ओके। आई एम टॉकिंग कि जब आपने पीस स्टेशन में भी हथियार उठा लिया तो उसकी इज्जत उतनी होनी चाहिए कि जितनी आप उसको ऑपरेशनल एरिया में कर। आपने देखे हैं कोई ऐसे, मतलब या हाँ, मैं देखता हूँ, देखता हूँ, स्पेशली पुलिस। पुलिस, मैं भी यही कहने वाली थी, बहुत Specially लाइटली पुलिस। लेते हैं। बहुत लाइट। मैं एक पॉडकास्ट शूट करने गया था। यस, आई होप मेरे पॉडकास्ट नहीं, नोएडा में गया था मैं एक जगह पे। दोबारा सिक्योर। नाउ जिनके साथ पॉडकास्ट था, सो जो उनका मेरे ख्याल से पीएसओ थे, वो अपनी कार्रवाई नहीं छोड़ के कहीं गायब थे। अब कोई उठा लेगा उसको तो कैसे करोगे आप? और हमारे को इट्स नॉट कि आई एम अगेंस्ट पुलिस, मैं वो नहीं कह रहा हूं, नॉट एवरीबडी इज बैड, बट आपको अपने हथियार, जिसकी आपकी पहचान है, उसकी तो इज्जत करना। इट इज लाइक कि प्रोफेसर को बोला पेन ही नीचे फेंक दिया, और आपका स्टडी पेपर ही आपने उसका ध्यान नहीं दिया। तो हथियार की इज्जत, पहली बात तो मेरे को लगता है बहुत, जो लड़के हैं, लड़कियों का मैं नहीं कह सकता, हर बंदा एक बारी फौज में तो जाना, यानी लड़के का शौक हो गई वेपन फायर कर लूं एक, और आपको भगवान ने आपकी किस्मत में वो हथियार दिया है। हाउ कैन यू, मेरे को वो चीजें अच्छी नहीं लगती। बाकी मेरे को मिथ और उससे नहीं, मेरे को अगर आप रिस्पेक्टफुल नहीं हो अपने हथियार के लिए, मुझे वो चीजें अच्छी नहीं लगती। और आई लाइक पीपल विद सोल्जरली बेरिंग। अगर आप सोल्जर हो तो फिर आपको सोल्जर लगना चाहिए, यानी इन योर क्रिमिनल, नॉट लाइक आप वैसे नहीं कर सकते, यानी कि आप यू शुड लुक लाइक वन। आप सोल्जर हो रहा, और ये टैटू वगैरह, आप मतलब आप कभी ऐसा लगा कि ऑब्वियसली आर्मी में तो करवाए थे आपने, आर्मी में जब आप सब कर रहे जो यूनिफॉर्म के जो जितने कवर हो सके, हाँ उतने थे। और आफ्टर गेटिंग रिटायर्ड ये सबसे पहले आपने, मुझे लग रहा है सबसे पहले, नहीं यार, सबसे पहले यही सबसे पहले मैंने यही करवाया या तो ये टैटूज मेरे को बचपन से शौक था, क्यों? बट मैं आई डोंट नो व्हाई, मेरे और को कुछ मतलब है इनका? बेसिकली इट इज लॉर्ड शिवा, महाकाल है, कुछ मेरी टीम मेंबर्स के लिए है, और बाकी सारे फिर आपको स्कल, स्नेक, फैल्कन, लायन, वुल्फ, सारे एपेक्स प्रेडिएटर्स। बाकी कुछ वैसे और कुछ नहीं, ज्यादा उसमें नहीं है, बट मेरे को अच्छा लगता है, हर साल मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ एडिशन। आई लाइक टेकिंग, मेरे को इसकी जो पेन है, आई लाइक द पेन ऑफ मेकिंग टैटूज। हार्डली पेन होता है, बिकॉज मैंने भी कराया हुआ है, तो आई डोंट थिंक नहीं होता है, जिसका जब ये हड्डी वाले एरिया पे बनता है तब पेन होता है। यस, और जब आपका मसल मास कम हो जाए ना, तब यानी आपका फैट लेवल बॉडी का कम है, तो ज्यादा, अगर आप बॉडी बिल्डर टाइप हो तो आप फिर भी सस्टेन, बिकॉज बॉडी में फैट है, लेकिन इन वाले एरियाज में दर्द होता है, तो मेरे को पेन थ्रेशोल्ड अच्छा लगता है, बीच बीच में आती रहनी चाहिए। ट्रेनिंग में ऑफिसर्स एंड जवानों की ट्रेनिंग में अनआर्म्ड कॉम्बैट होनी चाहिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या बट फर्क हमारा वाला नहीं होना चाहिए जो हम सीखते हैं। फौजी, आप जो स्पेशल फोर्सेस में है, और जो स्पेशल फोर्सेस का बंदा अगर सिविलियन को पीटेगा, वो अपनी जान पे पीटेगा। ड्रिल व्रिल तो पहला मुक्का वुक्का पड़ने के बाद सब बाहर हो जाती है, ठीक है। अनआर्म्ड, क्योंकि अनआर्म्ड कॉम्बैट होता नहीं है। आपको एक हथियार दिया है जिसकी रेंज 350 मीटर है, ठीक है। आप बहुत ही नालायक होगी कि बंदा आपके ऊपर पहुंच गया वहां तक। अगर चलो वो 350, तो एक सेकेंडरी आप पिस्टल दी हुई है, आप उससे एंगेज कर। सो वी डू प्रैक्टिस अनआर्म्ड कॉम्बैट, लेकिन मैंने अपने क्लोज ग्रुप में, लोगों ने गुत्थम गुत्था की लड़ाई में मिलिटेंट्स को मारा होगा, मैंने अपनी सर्विस में मैंने किसी से, ऑपरेटिव से ये नहीं सुना है कि उसने गुत्थम को शॉर्ट्स, पास 15 मीटर, 10 मीटर,
क्लोज रेंज, सब जगह फायरिंग हुई है, बट किसी ने लड़ लुड़ के ही गर्दनें काट दी हो, वो सब मैंने नहीं देखा। सो बट अनआर्म्ड कॉम्बैट इज रिक्वायर्ड, होनी चाहिए। बिकॉज जब मैंने आर्मी छोड़ी और जब मैं बाहर गया तो वहां पर जाकर मैंने बहुत ज्यादा अनआर्म्ड कॉम्बैट सीखा। वो मैंने आर्मी में उतना नहीं सीखा, बिकॉज आर्मी में हमें उतना टाइम मिलता नहीं था। दे यूज्ड टू टीच अस बट वेरी बेसिक, मोर सो बॉक्सिंग और वो सब कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए कि आप थोड़ा लड़ सको। इंडियन आर्मी में रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन मिलती है ऑफिसर्स को, क्या वो मेरे को तो अपनी यानी कि सर्विस में भी बेसिक पे नहीं मालूम थी कि जितना मिलते था मेरा काम चल जाता था। कितनी पेंशन है अभी आपकी? मेरी पेंशन होगी 1 लाख रुपए, 1 लाख से कम होगी, 95,000 है, 92,000 है। कुछ मैंने कम्यूटेशन की हुई है, मुझे समझ नहीं आती। मेरे ख्याल से 90, अभी थोड़े दिन पहले कम हो गई थी, पता नहीं 50-60 ही मिल रही थी, फिर कुछ मैंने किया होगा, फिर वो अपने आप बढ़ गई। मैंने फौज में पहले दिन से और लास्ट दिन तक तनख्वाह के लिए तो मैं गया नहीं था। मेरे को तो खुशी इस चीज की मिलती थी कि मैं पहाड़ चढ़ रहा हूँ, मिलिटेंट मार रहा हूँ, उसकी भी सरकार मुझे पैसे दे रही और हथियार है, और हथियार दे रही। तो मुझे मेरे को और कुछ चाहिए नहीं था। तो बट पेंशन मेरी इतनी है मेरे को, हाँ 90,000 है, और मुझे नियरली 4 साल हो रहे हैं रिटायर होते हुए। और आप खुश हैं अपनी पेंशन से? औरों के लिए बोल दो आप। नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो मिल रहा है, बिकॉज मेरा जैसा मेरा लाइफस्टाइल है वो पेंशन पे तो चल ही नहीं सकता, मुझे तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मैं वो कर ही रहा हूँ। यानी कि पेंशन से मेरा गुजारा नहीं हो सकता, मेरे घर का रेंट ही ना निकले पेंशन से, तो मेरे को काम करना पड़ता है। बट देन मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को पेंशन से कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को फौज से किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। मैं उस लाइफ में मेरे को बहुत अच्छी लगती थी, मेरे को वहां के पे एंड अलाउंसेस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितना मुझे दिया, जितना मुझे फौज ने दिया, सब कुछ दिया, पैसे दिए, सब कुछ दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे को किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं है फौज की। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं भूत प्रेत बाधा से तकलीफ में हैं, पितर दोष है, या आपको समझ नहीं आ रहे हैं कि लाइफ के आप उस फेज में हैं जहां आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, बिजनेस करें या जॉब करें, लव मैरिज या अरेंज मैरिज, आगे फ्यूचर क्या है, मोक्ष की राह पर चल भी रहे हैं कि नहीं, आपको अपने इष्ट देव के बारे में पता भी है, लाइफ का पर्पस क्या है, करने क्या आए हैं। इस धरती पर कभी भी कोई भी ऐसे ही जन्म नहीं लेता है, हर एक आत्मा का एक लक्ष्य होता है, कुछ करने वो आई है। इन सब की क्लैरिटी कहाँ मिलेगी? इन सब की क्लैरिटी आपको आकाशिक रीडिंग में मिल जाएगी, जहां आपके ही मास्टर्स, जहां आपके ही पूर्वज, जहां आपका ही इष्ट देव ये बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए, इस पूरी लाइफ में आपका क्या पर्पस है, और पास्ट लाइफ में आप क्या करके आए थे, कोई कर्म पेंडिंग तो नहीं था जो आपको पूरा करना चाहिए, क्या आपके पूर्वज जो इस धरती पर नहीं है कुछ कहना तो नहीं चाहते हैं। इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ और सिर्फ आपको आकाशिक रीडिंग के सेशन में मिल जाएंगे। अगर आप भी अपनी रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप भी क्लैरिटी चाहते हैं लाइफ को लेकर, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं अपना स्लॉट। तो अपने बारे में जानिए, क्लैरिटी लीजिए लाइफ में कि करना क्या है, सॉल्यूशंस पाइए अपने इष्ट देव से, अपने पूर्वजों से। जय माता दी। कनक शिवेंद्र, कोई ऐसा ऑपरेशन, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपने अभी तक कहीं नहीं किया है? ओके, मैं आपको पैराट्रूपिंग का जी वो बताता हूँ। हम लोग एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज में जंप कर रहे थे, उसमें मैं इन्वॉल्व नहीं, यानी मैं था, मैं जहाज में ही था, बट नो, इट वाज नॉट इवन अ ट्रेन। जो हमारा रिफ्रेशर जंप होता है, बिकॉज अगर आपको पैराशूटिस्ट बैच जो है, पैराट्रूपर विंग जिसको हम बोलते हैं, अगर आप उसको मेंटेन करना चाहते हो तो आपको हर साल रिफ्रेशर करना पड़ता है। वो 2 जंप्स का, हमारे टाइम में 2 जंप्स होती थी। सो हम लोग लोकल डीजेड जो था, हमारा ड्रॉप जोन था, हम लोग उसी में जंप कर रहे थे। एंड सो अब जो पैराट्रूपिंग है वो जनरली द फर्स्ट पर्सन जो एयरक्राफ्ट से निकलता है वो ऑफिसर होता है, बिकॉज लीडर को लीड करना है, वो फौज में उसी हिसाब से काम करते हैं। बट कई बार जब आपकी स्टिक्स बनती हैं तो आप आगे पीछे हो जाते हो, ठीक है। सो एक वाले जंप में इंसिडेंट में क्या हुआ कि मैं फर्स्ट पे नहीं था, मैं बीच में, यानी 12 लोगों की वो स्टिक थी, तो मैं होऊंगा 9वें 10वें नंबर पे। जो आगे वाला होता है वो सबसे कंफर्टेबल होता है, बिकॉज उसकी पोजीशन अच्छी बनती है, उसको
पूरा मौका मिलता है कोई धक्के की तरह, क्योंकि एयरक्राफ्ट भी हिल रहा है, आप ऐसे जब घोड़ ऐसे घूमते फिरते हुए लुढ़कते हुए नीचे पहुंच जाते हो। और फौज में क्या है कि स्पेशली पैराट्रूपिंग में बैठ नहीं सकते, यानी कि यू कांट, आप ये नहीं बोल सकते मैं एयरक्राफ्ट में जंप नहीं कर सकता, या फिर वो तो यानी जिंदा ही आपको तो यूनिट से निकाल ही देंगे, नॉन पैरा भरवा ही देंगे, लेकिन जो आपकी इज्जत पे, जो आपके नाम पे कलंक लगेगा ना, तो इंसान उस वक्त कुछ नहीं सोचता, वो चाहे आंखें बंद करे चाहे खुली रहे, करना तो है ही, वो इज्जत है। ठीक है, आप जितना बड़ा रैंक वो उतनी ज्यादा उतनी बेइज्जती होगी और उतना आपको। सो मैं आई थिंक सो मैं कैप्टन या मेजर था, तो हम लोग जंप कर रहे थे, तो मेरा 8वें 9वें 10वें, तो मेरे जो आगे जो मेरा बड्डी था, मैं बड्डी नहीं था, मेरी आई थिंक सो मेरी टीम का ही बंदा था। सो हमारे आगे जो बेसिक ड्रिल है, आपकी हेलमेट, आपकी मेन जो पैराशूट होता है और एक रिजर्व पैराशूट होता है। रिजर्व पैराशूट आपके आगे लगता है, ठीक है। मैं स्टैटिक लाइन जंप की बात कर रहा हूं, मैं फ्री फॉल की बात नहीं, उसमें भी होता है। रिजर्व तो खैर हर जगह ही है, ठीक है। सो ये मैंने कभी देखा नहीं है, और ऐसा कभी मैंने सुना भी नहीं मेरे अपने सामने ये सो कि जो मैं आपको बता रहा हूं कि इज्जत जो है ना, कि जहाज के उसके वो रैंप खुल गया, आप रैंप पे पहुंच गए, तो आप पीछे फिर कुछ देख फिर जाना ही है, बट देयर इज ओनली वन वे व्हिच इज आउटसाइड द एयरक्राफ्ट। तो मेरे जो आगे जवान था, उसको गन शॉट वूंड भी था, उसका कांटेक्ट में उसके गोली लगी हुई थी, तो वो तगड़ा बंदा था। सो ये हम लोग, और जब आप पैराशूटिंग करते हैं, सो मैं अगर सामने खड़ा हूं, तो मेरा जो पीछे वाला बडी है वो मेरी स्टैटिक लाइन को चेक करता है, बिकॉज हम पीछे मुड़कर हम फिक्स कर देते हैं अपना, वो स्नैप हुक वगैरह डाल देते हैं, जो भी होता है वो, अब मैं भूल गया हूं। तो वो पीछे वाला बंदा चेक करता है और वो टैप देता है कि ऑल ओके है, ठीक है। तो मैं अपने जो गए, तो उसका, और एक छोटा सा ऐसे करके एक पिन होता है जो रिजर्व पे लगता है, ठीक है। एंड जब ये सब काम शुरू होता है ना, तो आप इन 3 चीजों, यानी मेन पैराशूट के बिना तो आप बाहर कूद ही नहीं सकते। रिजर्व और हेलमेट आपकी इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये तीनों चीजें बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, तो आपको रोक देंगे, स्टिक रुक जाएगी, बिकॉज ट्रेनिंग के दौरान एक्सीडेंट्स को कोई नोबडी टेक्स देम इन अ राइट स्पिरिट। तो हम गए, तो जो मेरे आगे वाला था वो, जिसको, तो उसका जो उसकी पिन थी रिजर्व की, तो बोला कि साहब ये तो अंदर घुस नहीं रही है। तो मैंने बोला भाई तो कोई बात नहीं, तो कोशिश कर। बोला साहब ये मेरे से होगा नहीं, ये इसको छोड़, इसको। उसने अपने वो बटरफ्लाई, उसका पता नहीं इसका नाम बटरफ्लाई कुछ हो, उसको निकाला, एंड ही ओपन्ड द रिजर्व पैराशूट, ड्रॉप्ड इट इनसाइड द एयरक्राफ्ट एंड जंप्ड विदाउट इट। यानी कि मैं, एयरफोर्स वाले जाने नहीं देते हैं, लेकिन वो इतना वहां पर रश और इतना वो एड्रेनलिन की बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे रिजर्व रहे चाहे ना रहे। तो मैंने बोला भाई ये, फिर उसके बाद हमारे पूरे जो स्टिक की एयरफोर्स वालों ने, बिकॉज एयरफोर्स कंडक्ट्स दैट वो, बट दैट इज हाउ पीपल डू। बोला भगवान का नाम लेकर कूद जाओ, उसने उसको फेंका नीचे और बिना रिजर्व के ही आउट हो गया। ऐसा होता नहीं है, यू कैन नॉट गो आउट ऑफ द, वो रोक देते हैं। आप उसने बोला इतनी देर में एयरफोर्स का जो डिस्पैचर था, वो उसको समझ में आए, जो हमारे पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, और नाइट जंप था वो, ठीक है। तो नीचे पैराशूट काउंट होते हैं, तो बोला एक रिजर्व है, वो तो ऊपर जहाज नहीं है। तो फिर घूम फिर के, सो वो बिना उसके ही कूद गया, वो बेचारा अटक रहा। बोला साहब मैं कंफर्टेबल नहीं हूं। मैंने बोला भाई तो अब, क्योंकि 12 लोग 7-8 सेकंड में निकलने होते हैं, वो 7-8 सेकंड का ही टाइम है, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट है वो 240 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है। हम लोग AN-32 में थे, नॉट द C-130, तो वो उस स्पीड पे, वो DZ पे उसी टाइम पे आएगा जब उसका ड्रॉप शुरू होगा। तो आपको वो 12-13 लोग का टाइम 7-8 सेकंड है। अगर तुम सोचने लगे तो फिर पीछे वाले पीछे रह जाएंगे, और फिर वो आगे निकल जाएगा। उसके बाद बिल्कुल फेंका। मैंने बोला ये क्यों था? इतनी देर में हम दोनों बाहर में निकला, और बिल्कुल साथ साथ निकलते हैं, यानी कि कुछ। मैंने बोला कोई बात नहीं, अब तो मैं तो वहां पर जब हम लोग एयरक्राफ्ट के अंदर जाते हैं, तो छतरी माता की जय होती है। बोला मैं कूद रहा हूँ, छतरी माता की जय, और वो निकल गया। उसने उसको फेंक दिया। और फिर पूछा कि मैंने फिर बोला उसको, जो नीचे इंस्ट्रक्टर्स थे, कि एक भाई रिजर्व ऊपर ही रह गया है, बंदा लेकिन इधर है। तो लोगों का जो लीप ऑफ फेथ जिसको कहते हैं ना,
भगवान और उस चीज में वो उसका आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं करते। कुछ नहीं, यानी कि दिस इज हाउ थिंग्स हैपन अगेंस्ट ऑल नॉन, बट बोला, मैंने बोला चले रुके जा, यानी कि तू रुक जाता, बोला नहीं इज्जत का सवाल है। वो था मेरे ख्याल से सीकर या कहीं राजस्थान का था, वो कूद गया, वो बिना बोला मैं इज्जत पे नहीं आने दूंगा, बट दैट इज हाउ इट हैपेंड एंड इट माइट हैव हैपेंड विद मेनी पीपल। कई बार रिपोर्ट लगती है, कहीं नहीं लगती, बट देन दिस इज हाउ इज्जत और इतनी ज्यादा वो हो जाती है। सिमिलरली जब आप लड़ाई और दुश्मन के साथ भी हो, देन पीपल आस्क ना व्हाई पीपल डू दीज थिंग्स, कि बिना बुलेट प्रूफ पहनना है, अगर कांटेक्ट जल्दी में निकल गए तो निकल गए, फिर आप ये थोड़ी कि मैं उसको ही करूंगा, तो दैट इज हाउ। कर्नल शिवेंद्र, जब हमने पहली बार पॉडकास्ट किया था तो एक रील बहुत वायरल हुई थी और वो थी आपकी डाइट को लेकर। आपकी डाइट क्या है? वो अभी भी चाय है मैम, खूब 2-3 कप आइसक्रीम्स इंक्लूड कर दो, कोको कोला चाय इंक्लूड, फीकी? फीकी नहीं, मीठी वाली जो रिक्शा वाले पीते हैं। कितनी चीनी डालते हो आप? 2-3 पहले 3 डालता था, अभी 2-2.5 करती हूँ, पर मेरे को मीठे के बिना आई कांट स्टे, सो आई लव। तो जो बोलते हैं कि मीठा नहीं खाना चाहिए, ये सब को बोलने दो, मैं तो आपकी डाइट क्या है वैसे? सुबह मैं रनिंग से पहले चाय पीता हूँ मीठी, और 2-3 रस खाता हूँ, उसके बाद वापस आता हूँ, परांठे खाता हूँ, यानी और दही खा लूंगा, दोपहर को चावल खाता हूँ, सब्जी खाता हूँ, रोटी खाता हूँ, शाम को चावल सब्जी रोटी। अभी थोड़े दिन से कभी कभी नॉन वेज खा लेता हूँ अगर मेरा मन करता है तो, मैंने 3-4 साल से छोड़ा हुआ था, लेकिन अभी शुरू किया, लेकिन वो 10% होगा वो मेरे को दाल रोटी जो अपनी, और नॉर्थ इंडियन खाना, चाइनीज, मैक्सिकन, ये सब से मेरा पेट नहीं भरता, मुझे दाल रोटी सब्जी मिल जाए बस, ये और मीठा मिल जाए। आइसक्रीम खाता हूँ, कोको कोला खूब पीता हूँ, अच्छा लगता है, मेरे शरीर में काफी कोको कोला भी होगा मेरे ख्याल से, बट देन ठीक है, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को मीठा अच्छा लगता है। मूंग की दाल का हलवा, मेरे जाट ट्रुप्स थे ना, ओके। तो मेरे लिए चूरमा बना कर लाते थे, तो आगे चूरमा खा के, तो चूरमा अभी अभी वो चीजें याद रहती हैं। आप कहते हो फौज का मैं क्या, सो जो फौज की चीजें मैं भूल चुका हूँ, जो मेरे को अच्छी लगती हैं वो चूरमा, ऑपरेशन, मिलिटेंट मारना, ये सब चीजें अच्छी लगती हैं, वो जो। और अगर फौज आपको वापस बुलाए अभी, बस लड़ने के लिए जाऊंगा आप। हाँ, लड़ने के लिए यानी कि मेरे को कहीं पीछे वो ना करना कि जंग छिड़ गई है, ट्रांजिट कैंप का ओसी बनाकर मत बिठाना, यानी वैसा मत कराना, मेरे को लड़ाई में ले जाना। अगर मैं फिजिकली फिट हूँ और अपने जवानों के साथ भाग दौड़ सक रहा हूँ, अगर मेरे टेस्ट ले लेना, अब मैं फायरिंग वायरिंग ठीक है, तो मुझे यानी लड़ाई में ले जाना, यानी पीछे मत रख देना कि पीओडब्ल्यू कैंप में पीछे बिठा दिया, फिर कोई फायदा, फिर नहीं आऊंगा, फिर तो मैं सिविल में आया। जैसे जंग छिड़ती है तो वापस बुला लेते हैं, तो अगर बुलाएंगे तो आप जाएंगे? लड़ने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए भी। अब एक रैपिड फायर राउंड करते हैं एंड देन फिर पॉडकास्ट का एंड करते हैं। 30 बार फायर हुआ पॉइंट ब्लैंक रेंज पर, एक भी गोली नहीं लगी, अंदर से क्या फील हुआ उस टाइम पे? कुछ नहीं, पता ही नहीं लगा, कोई फील नहीं। अगर आप इंडिया के पीएम होते, एक डिसीजन आर्मी को लेकर क्या लेकर आते? अग्निवीर बंद कर देता हूँ, अग्निवीर, यानी पुराने सिस्टम में आ जाता हूँ। वुमेन्स पैरा एसएफ में अलाउ होनी चाहिए या नहीं? ऑनेस्ट अगर सारे फिजिकल स्टैंडर्ड्स और हमारे साथ मेल काउंटर पार्ट्स के साथ जो हम हार्डशिप्स देखते हैं, अगर वो करने को तैयार है तो ऑफिसर फर्स्ट, लेडीज लेटर, दे कैन जॉइन। घी गलत है, चावल मत खाओ, एग योक मत खाओ, ये सब मिथ्स हैं। सब कुछ खाओ, सफेद चावल खाना, ब्राउन नहीं। रिटायर होने का पहला दिन यूनिफॉर्म उतारी तो अंदर से कैसा फील हुआ? बहुत खुश। मुझे लगा था आप कहोगे मैंने मिस किया। नहीं, क्योंकि मैं 1 साल से स्टाफ ड्यूटीज कर रहा था ना। ओके। तो मेरे को पेन घिसना अच्छा नहीं लगता। अगर मैं लड़ाई में होता तो मेरे को ज्यादा थोड़ा सा दुख होता, बट उसके बाद आई वाज नॉट डूइंग द जॉब व्हिच आई हैड जॉइंड फॉर। वन रूल यू लिव बाय? नेवर आउट ऑफ द फाइट। बेस्ट एडवाइस जो आपको रिसीव हुई है, यू हैव रिसीव्ड? पहले उसको मार दो, नहीं तो वो तुम्हें मार देगा। कोई ऐसी बुक जो सबको पढ़नी चाहिए? वर्ल्ड वॉर 2, एंथनी बीवर, या फिर आप वर्ल्ड वॉर 2 का पूरा कैंपेन जिसने भी लिखा है वो पक्का पढ़ना। कॉफी या एनर्जी ड्रिंक्स?
दोनों ही नहीं, चाय, चाय या कोका कोला? बोथ, एक। चाय, चाय, ओके। अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट या लेट नाइट ट्रेनिंग? अर्ली मॉर्निंग। कोई एक लेसन जो एसएफ ने आपको सिखाया है? नेवर गिव अप। कभी जिंदगी में किसी भी चीज में जहां पर आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो, उसको कभी गिव अप मत करना। नेवर, जितना ड्रीम कर सको करो, और डोंट गिव अप ऑन योर ड्रीम्स, कीप ऑन ट्राइंग। अगर इधर कीप ऑन ट्राइंग और डाई, कीप ऑन ट्राइंग और डाई ट्राइंग ओनली, बट ट्राई। पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ? My favorite is CM Yogi Adityanath, Okay. but I have respect for PM Modi also. But I like my personal favorite, जिसको आप बोलते हो, वो CM Yogi Adityanath। इस पॉडकास्ट का एंड करते हैं। एक एडवाइस जो आप अपनी ऑडियंस को देना चाहेंगे? और जिस भी फेज में आप लाइफ में हो, जी। जो भी आप कर रहे हो, पूरी खुशी से करो। यानी कि पीछे क्या हो गया, आगे क्या होगा, उसके बारे में मत सोचो। जो प्रेजेंट है ना लाइफ का, एंड उसको जियो। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आप अपना प्रोफेशन चुनते हो, उसको अपने दिल से चुनना, दिमाग बाद में लगाना। क्योंकि अगर आप दिल से वो काम करोगे, सो आप ज्यादा खुश रहोगे। जब तक आपका दिल बोलता है उस काम करने को कीजिए, जब आपका दिल उस काम से निकल जाएगी, तो then it's time to go from there. थैंक यू सो मच Thank you, शिवेंद्र, थैंक यू सो मच। Thanks. आपसे Really आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, एंड आई थिंक ऑडियंस को भी बहुत मजा आया होगा। Yeah, I think so. I don't Thank know. मैं बहुत दिनों बाद पॉडकास्ट कर रहा हूँ। अभी मैं बीच में बंद कर दिए थे अभी, but it's अभी फिर से वापस हाँ, थोड़ा बहुत। ऑडियंस मिस करती है आपको। थैंक यू, Oh, really? Thank you. Thanks a lot for your support. May your channel be the best channel in the world. थैंक यू, थैंक And यू, your podcast becomes Joe Rogan है number 1. थैंक यू। आप उससे भी ऊपर जाइए। बिल्कुल, आपकी दुआ है। Thank you. आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। जय माता दी, जय हिंद।